हेलो टू ऑल बच्चों, आप लोगों का पीआर यादव के एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कह रहा है 91 नंबर, व्हिच ऑफ द साइन एंड सिम्टम, इसमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम वुड बी एन ईयरली इंडिकेशन, सबसे पहले दिखेगा, इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम सबसे पहले दिखेगा डेट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल, जिसमें कि जिस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल जो ब्लड में चेक किए हैं वह कम है, पोटेशियम लेवल कम है, मीन्स हाइपोकैलेमिया है। तो इसमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम सबसे पहले दिखेगा? ऑप्शन में है, सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन है स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन। स्टिकी का मतलब हो गया चिपचिपा, म्यूकस मेम्ब्रेन मीन्स स्किन के ऊपर जो होता है वो। तो यह कब देखने को मिलेगा? यह हमारा हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलेगा, जब हमारे बॉडी से वाटर लीक होगा तब देखने को मिलेगा। तो यह तो गलत हो जाएगा। डायरिया, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, पोटेशियम हमारा स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है पोटेशियम और सोडियम दोनों मिल करके। लेकिन अगर ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, तो उससे हमारा जो रहता है वह तेज हो जाता है। हमारा जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, स्टोमक का जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट तेज हो जाता है। तो उस जब तेज हो जाएगा तब ना डायरिया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हाइपोकैलेमिया कह रहा है, पोटेशियम लेवल बिलो है, जब कम रहेगा तो उतना हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा और उतना हमारा मसल्स काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें डायरिया नहीं देख करके कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पेरिस्टल्सिस कम हो जाएगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा। सी नंबर, मसल वीकनेस इन द लेग्स, बिल्कुल सही। हमारा जो लेग्स में, हैंड में, सिर्फ लेग्स में नहीं, पूरे हमारे बॉडी में मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पोटेशियम कम हो जाएगा तो हमारा जो पोटेशियम है वह जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा था सोडियम और पोटेशियम मिल करके वह कम हो जाएगा, और रिपोलराइजेशन भी कम हो जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट भी कम करेगा, रिलैक्स भी कम करेगा। तो हमारा जो मसल्स रहेगा वीकनेस सही से काम नहीं करेगा, वह सही से काम नहीं करेगा, जिसके कारण से मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चौथा करा है टिंगलिंग इन द फिंगर्स, फिंगर में टिंगलिंग होगा, यह भी सही है। तो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब पोटेशियम हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्रेन जो हमारा इम्पल्स जनरेट कर रहा था उसमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारे फिंगर के पेरिफेरल फिंगर में नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में माइनर देखा जाता है। तो इसलिए इसका यह मसल वीकनेस जो है हमें तुरंत आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, इसलिए मसल वीकनेस आंसर हो जाएगा। मसल वीकनेस इन द लेग्स नहीं, पूरा बॉडी में मसल वीकनेस देखने को मिलता है। इसका रेशनल देखें तो कह रहा है इन हाइपोकैलेमिया द रेस्टिंग पोलराइजेशन इन नर्व एंड मसल फाइबर इंक्रीज। रेस्टिंग पोलराइजेशन मीन्स जब हमारा जो मसल रिलैक्स होता है वह इंक्रीज हो जाता है, नर्व और मसल फाइबर दोनों में रेस्टिंग पोलराइजेशन जिसे रिपोलराइजेशन कहते हैं वह इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन जो डिपोलराइजेशन कहते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। रिपोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना, और डिपोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। व्हिच रिजल्टिंग इन मस्कुलर वीकनेस एंड इवेंचुअली द पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। जब हमारा मसल्स काम ही नहीं करेगा तो पैरालिसिस ही हो जाएगा। कॉमन इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडरेट हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो साइन सिम्टम होता है, मसल के पेन होगा, ठीक ना, मसल के पेन होगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, फैटिक थका थका महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया है। एज पोटेशियम कंसंट्रेशन ड्रॉप बिलो 3
3 से अगर कम हो जाए तो पैरालाइटिक इलियस देखने को मिल सकता है। पैरालाइटिक इलियस में इलियम जो है हमारा इंटेस्टाइन पूरा पैरालाइसिस हो जाएगा। हाइपो एक्टिव और एब्सेंट ऑफ बोवेल, बोवेल का एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेथ साउंड भी एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि पूरे मसल्स को कंट्रोल करता है, लंग्स के मसल को, हार्ट के मसल को, सब जगह कंट्रोल करता है, वो सारा स्लो हो जाएगा। पैरालिसिस देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा हार्ट में, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। जब हम लोग खड़ा होंगे तो अचानक से हमारा बीपी फॉल हो जाएगा। मेकर 92 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यह कह रहा है ए पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया वाज ट्रीटेड विथ पोटेशियम सप्लीमेंट। एक पेशेंट है हाइपोकैलेमिया जिसमें पोटेशियम कम है, उसे पोटेशियम सप्लीमेंट से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन इवेल्युएटिंग हिज रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जब कर रहे थे तो उसके जो बॉडी में जो मॉडिफिकेशन चेंज हो रहा है, मतलब वो ट्रीट हो रहा है, तो इवेलुएट जो हम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इन हिज असेसमेंट शुड द नर्स ऑब्जर्व, इनमें से कौन सा चेंजेज नर्स उस पेशेंट में ऑब्जर्व करेगी और असेसमेंट फाइंडिंग करेगी। सबसे पहला कह रहा है इम्प्रूव इन विजुअल क्यूलिटी। पोटेशियम के विजुअल जब हम लोग देखते हैं उससे तो कोई रिश्ता है नहीं, ठीक ना, तो यह तो गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन सीरम ग्लूकोज, इससे भी कोई रिश्ता नहीं है, ठीक ना। डिक्रीज इन सीरम ग्लूकोज, तो इससे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ठीक ना, कह रहा है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ कह रहा है, ठीक ना, तो बिल्कुल सही। हमने पढ़ा कि जो मसल्स वीकनेस, हाइपोकैलेमिया में वीकनेस देखने को मिलता है लेकिन जब हम पोटेशियम उसे इन्फ्यूज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसे पोटेशियम दे रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा मसल्स वीकनेस देखने को मिल रहा था उसमें बेटर हीलिंग होगा और हमें मसल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। मसल का जो स्ट्रेंथ है इंक्रीजिंग होते हुए देखने को मिलेगा। यह तो बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन कह रहा है वर्सेनिंग कॉन्स्टिपेशन, कह रहा है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कह रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि जब मतलब पोटेशियम जब ट्रीट कर रहे हैं हाइपोकैलेमिया में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होता है। लेकिन जब हम लोग पोटेशियम ट्रीट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वर्सेनिंग ना हो करके ट्रीटेड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक ना, कंफर्ट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। मीन्स अब नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल बोवेल मूवमेंट जो है वह नॉर्मल हो जाएगा। तो वर्सेनिंग कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, विजुअल एक्यूटी नहीं होगा, डिक्रीज सीरम ग्लूकोज ये भी नहीं होगा, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ हो जाएगा। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा पोटेशियम करेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट्स द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग बता रहा है कि हाइपोकैलेमिया है पेशेंट में, ठीक ना। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग बता रहा है कि हाइपोकैलेमिया है पेशेंट में। तो सबसे पहला कह रहा है इडिमा हमें हाइपोकैलेमिया में नहीं, हाइपोनेट्रेमिया में देखने को मिलता है। इडिमा हमें हाइपोनेट्रेमिया में देखने को मिलेगा। मसल स्पाज्म कह रहा है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपोकैलेमिया मसल वीकनेस होता है। स्पाज्म में इनवॉलंटरी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जो कि आपको कैल्शियम के एबनॉर्मेलिटी में देखने को मिलेगा। मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो जाएगा, जो कि हमें कैल्शियम के एबनॉर्मेलिटी में मिलता है। मसल स्पाज्म जिसके कारण से जिसे टिटेनी कहते हैं, ट्रोजियो साइन, चोबिस्टिक साइन देखने को मिलता है, उसे मसल स्पाज्म कहते हैं, जो कि कैल्शियम के कारण देखने को मिलता है। और यह मसल उसका पूरा हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण से बोन फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। कुसुमुल ब्रीथिंग जो है हमारा, यह एसिडोसिस में देखने को मिलता है। कुसुमुल ब्रीथिंग जो है यह हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, ठीक ना। कुसुमुल ब्रीथिंग हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, तो यह तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा करा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिल्कुल सही। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे एब्डोमेन में पूरा एयर
फील्ड हो जाएगा, जिससे हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन फुला हुआ और डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया करा, हाइपोकैलेमिया हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरा स्लो हो जाता है, जिसके कारण से एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इसका रेशनल देखिए तो कह रहा है हाइपोकैलेमिया काउजेज डिक्रीज बोवेल मोटिलिटी, हाइपोकैलेमिया बोवेल मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। हाइपो एक्टिव और एब्सेंट बोवेल साउंड, बोवेल साउंड को हाइपो एक्टिव मतलब कम फंक्शनिंग करता है और एब्सेंट हो जाता है। एन पैरालाइटिक इलियस, इलियम जो है हमारा इंटेस्टाइन वह पैरालाइसिस हो जाता है ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, क्योंकि स्मूथ मसल्स पूरा रिलैक्स मोड में चला जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं है। व्हिच काउज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नर्व एंड मसल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल, जब पोटेशियम कम हो जाएगा हाइपोकैलेमिया तो उसमें नर्व का जो कंडक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो भी कम हो जाएगा और मसल का जो कंडक्शन था रेस्टिंग पोटेंशियल वो भी कम हो जाएगा, ठीक ना। 94 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डिसफंक्शन इन ए पेशेंट, कोई कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा रिस्क पे होगा अगर डिस्फंक्शन इन ए पेशेंट विथ ए पोटेशियम लेवल 6.2, 6.2 का मतलब क्या होगा हाइपरकैलेमिया हो गया। जब हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो हमारा जितना भी मसल्स होगा स्मूथ मसल्स होगा वो फास्ट काम करना चालू कर देगा, ठीक ना, फास्ट काम करना चालू कर देगा, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट फॉर डिस्फंक्शन इन ए पेशेंट विथ है पोटेशियम लेवल से, तो हाइपरकैलेमिया है। और हाइपरकैलेमिया में हमने पढ़ा कि हमारा जो रिपोलराइजेशन होता है वह फास्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो रहा था वह फास्ट हो जाएगा सोडियम के साथ मिल करके, और रिपोलराइजेशन भी फास्ट हो जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया में जो था हमारा ट्यूब वेव लॉन्ग दिख रहा था, जो हमारा ट्यूब वेव था वो लंबा दिख रहा था क्योंकि वो रिपोलराइजेशन शॉर्ट हो गया था और अचानक से रिपोलराइज हो गया था। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा रिस्क पे है जब पोटेशियम लेवल 6.2 हो जाए, तो लंग्स में भी देखने को मिलेगा, किडनी में भी देखने को मिलेगा, लीवर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब में सिर्फ स्मूथ मसल्स के कारण ही देखने को मिलेगा क्योंकि स्मूथ मसल्स फास्ट काम करने लगेगा, तो सिर्फ इसके कारण देखने को मिलेगा। लेकिन हार्ट में हमारा स्मूथ मसल्स भी फास्ट हो जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो एबनॉर्मेलिटी है डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, जिसके कारण से इसका आंसर हार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हार्ट हो जाएगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमें हार्ट में सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी हार्ट में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। इसका रेशनल कर रहा है पोटेशियम इज वाइटल और क्रूशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड मसल्स, पोटेशियम इज वाइटल फॉर और क्रूशियल मतलब मुख्यतः है और मेजर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में, ठीक ना, एंड मसल्स में, मसल्स में से आ गया लंग्स का भी मसल आ गया, हमारा किडनी का भी मसल्स आ गया, लिवर का भी मसल्स आ गया, तो उसमें रोल निभाता है। लेकिन हार्ट में दो काम करता है, एक तो स्मूथ मसल्स का फंक्शनिंग करेगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हार्ट का मेन फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हम लोग ईसीजी पे ड्रॉ करवाते हैं, ठीक ना, वो डिसरप्ट हो जाता है, एबनॉर्मल देखने को मिलता है, जिसके कारण से हार्ट में ज़्यादा मेन रूप से हार्ट में ही देखने को मिलता है एबनॉर्मेलिटी। ए पोटेशियम इम्बैलेंस both in hypokalemia and hyperkalemia can cause cardiac dysrhythmia that can be life threatening, हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया कोई भी हो उसमें हमें कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर को देखें तो इसका क्वेश्चन कर रहा है ए क्लाइंट विथ इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, मीन्स इंड स्टेज रीनल फेलियर है, इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज है, इज एडमिटेड इन नेफ्रोलॉजी, जो कि नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, नेफ्रोलॉजी वार्ड में एडमिट है, मीन्स नेफ्रोलॉजी का मतलब होगा किडनी का डिपार्टमेंट, ठीक है।
एंड हिज ब्लड रिजल्ट शोज, उसका ब्लड रिजल्ट जो है वह शोज कर रहा है सीरम पोटेशियम 6.6 MEQ पर लीटर, जो कि हाइपरकेलेमिया को शो कर रहा है, पोटेशियम नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। व्हाट शुड द नर्स एसेस फर्स्ट, तो इसमें से कौन सा हम नर्स सबसे फर्स्ट एसेस करेगी, सबसे फर्स्ट मेजरमेंट करेगी, वाइटल साइन में सबसे पहले वह कौन सा चीज़ देखेगी, ठीक ना। तो कह रहा है सबसे, ये देखिए डी ऑप्शन देखिए तो यूरिन आउटपुट, ठीक ना, यूरिन आउटपुट कह रहा है। तो यूरिन आउटपुट पे ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। ब्लड प्रेशर पे देखने को मिलेगा, लेकिन माइनर सा देखने को मिलेगा। रेस्पायरेशन में जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो रेस्पायरेशन भी हमारा फास्ट थोड़ा सा तो होगा, लेकिन कार्डियक रिदम का रहा है। कार्डियक रिदम, रिदम मीन्स हो गया जो हमारा ECG जो बनता है उसे ही रिदम कहते हैं। तो कार्डियक रिदम हमें एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, कार्डियक रिदम डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, कार्डियक एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। शुरू से ही देखते आ रहे हैं पोटेशियम के कारण हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और सोडियम के कारण ब्रेन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। सोडियम जब एबनॉर्मल होगा तो हमें ब्रेन में देखने को मिलेगा, फ्लूइड बैलेंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू हेल्प मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल, टू हेल्प मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम, मतलब टू हेल्प मेंटेन ब्लड सीरम, पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में कौन मदद करेगा। द क्लाइंट रिसीविंग ए लूप डाययूरेटिक, जो क्लाइंट है वह लूप डाययूरेटिक रिसीव कर रही है। लूप डाययूरेटिक में सोडियम को तो रिटेन करेगा लेकिन पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो शुड बी इनकरेज टू ईट सच फूड एज, जब उसे इनकरेज मीन्स एडवाइस देते हैं तो खाने के लिए, सच एज बनाना और ऑरेंज जूस उसे खाने के लिए एडवाइस करते हैं। एंड मीन्स और उसे हम क्या बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं उसके खाने के लिए, ठीक ना, और क्या बता सकते हैं खाने के लिए। लेकिन जो पेशेंट डाययूरेटिक लूप डाययूरेटिक पे है तो उसमें पोटेशियम एक्सक्रीट होगा, जब पोटेशियम एक्सक्रीट होगा तो उसमें पोटेशियम हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम कम देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, जिसको ट्रीटमेंट के लिए हमें पोटेशियम इनटेक ज़्यादा करवाना होगा। जो कि कह रहा है कि बनाना और ऑरेंज जूस हम दे रहे हैं उसे, बनाना और ऑरेंज जूस हम उसे दे रहे हैं, और हम क्या दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्किम्ड मिल्क, इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो ये भी दे सकते हैं। देना तो सब कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा चीज़ देना है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो। पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा स्पिनेच में पाया जाएगा, ठीक है। पोटेशियम जो है हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में स्पिनेच मात्रा में पाया जाएगा, इसलिए हम उसे स्पिनेच एडवाइस करेंगे। इसका रेशनल कर रहा है साइड ऑफ लूप डाययूरेटिक फ्रूसमाइड आर हाइपोकेलेमिया, डिहाइड्रेशन, गाउट एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन कह रहा है, ठीक ना। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, गाउट अर्थराइटिस जो होता है वो देखने को मिलेगा। सो इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू टेक पोटेशियम सप्लीमेंट, पोटेशियम क्लाइंट को हम लोग पोटेशियम सप्लीमेंट एडवाइस करेंगे, ठीक ना। फूड हाई इनटू पोटेशियम, जो फूड में ज़्यादा पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, जैसे कि बनाना, स्पिनेच, एवोकाडोज, ऑरेंज, डेट्स, खजूर, पोर्क, पोटैटोज, टमाटोज, बीफ एंड फिश, इन सभी में पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम उस पेशेंट को, जो लूप डाययूरेटिक पे पेशेंट है, इसलिए उसे पोटेशियम सप्लीमेंटेशन के रूप में ये सब डाइट उसे एडवाइस करेंगे ड्यूरिंग लूप डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 97, के बाइंड इज गिवन फॉर पेशेंट विथ, के बाइंड एक सचेट होता है, ORS के घोल के तरह होता है, जो कि हम पानी में मिला करके पी लेते हैं, ठीक है। और वह हमारे एब्डोमेन में और इंटेस्टाइन में जितना भी पोटेशियम प्रेजेंट रहता है उसे ले करके बाहर चल जाता है और एब्जॉर्प्शन कम होने देता है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है वो, ठीक ना। के बाइंड सचेत ORS घोल की तरह होता है, ठीक ना। सचेत उसे के बाइंड सचेत कहते हैं, जो पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में उसका कम कर देता है। तो हम ये कब यूज करेंगे, हम यह हाइपर केलेमिया में यूज करेंगे। सी नंबर जो ऑप्शन है वह हाइपर केलेमिया में यूज करेंगे। कह रहा है के बाइंड इज ए पोटेशियम बाइंडर मेडिकेशन,
पोटेशियम को बाइंड कर लेता है, के बाइंड जो है पोटेशियम को बाइंड कर लेता है, ऐसा मेडिकेशन है। यूज इन हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया में यूज करते हैं। डेट बाइंड पोटेशियम आयन इन द GIT, वह GIT में पोटेशियम आयन को बाइंड कर लेता है। देयर बाय प्रिवेंटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन, जो पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करवाता है और उसमें हाइपरकेलेमिया को ट्रीट करेगा। जो हम सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं वह अब पोटेशियम हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसे के बाइंड सचेट के द्वारा हम लोग बाइंड करके बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं स्टूल के द्वारा, तो इसलिए वह एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकेलेमिया इज, हाइपरकेलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं। सबसे पहला बात तो हाइपरकेलेमिया को हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, पोटेशियम के एब्नॉर्मेलिटी में हार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, तो हमें सबसे पहले हार्ट को ट्रीट करना रहेगा, ठीक ना। सबसे पहले हमें हार्ट को ट्रीट करना रहेगा, ठीक ना। तो उसमें कह रहा है एथिनोलोल, यह तो BP का दवाई है, ठीक है। तो यह तो यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि यह देंगे तो और जो हमारा हार्ट जो है वह कम काम करने लगेगा और उससे दिक्कत होगा हमें। प्रेडनिसोलोन, यह तो अथिया में आ जाता है, हमारा स्टेरॉयड ड्रग में आ जाता है, तो इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा हाइपरकेलेमिया में। नाइट्रोग्लिसरीन ये भी नहीं देंगे, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये तीनों तो कोई यहाँ रिलेशन है ही नहीं नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक ना। नाइट्रोग्लिसरीन क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो वेसल्स होता है, वेन होता है, उसे डायलेट करने के लिए देते हैं, तो यह तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं। कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिल्कुल सही बात, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, क्योंकि हमें हाइपरकेलेमिया को नहीं ट्रीट करके हमें हार्ट का मैनेजमेंट करना रहता है। हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होता है वह कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। पोटेशियम का कोई भी प्रॉब्लम हो और हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले हम लोग कैल्शियम उसे देंगे, ताकि कैल्शियम उसके हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा और उसके कंडक्शन में भी मदद करेगा, इसलिए सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकेलेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, यह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हम सिर्फ हार्ट को बचाने के लिए, उसके साइन एंड सिम्टम को बचाने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, ना कि हाइपरकेलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। हाइपरकेलेमिया को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही हाइपरकेलेमिया बाहर आएगा, ना ही रिटेन होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट से, लेकिन हम लोग हार्ट का जो सिम्टम एब्नॉर्मेलिटी है उसे नॉर्मल करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमें सबसे पहले हार्ट को बचाना है। हाइपरकेलेमिया को तो हम लोग ट्रीट बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हार्ट को बचाना रहता है। देख लीजिए इसका रेशनल करा, एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट इन सीवियर हाइपरकेलेमिया टू एडवर्ट मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। कैल्शियम ग्लूकोनेट इन सीवियर हाइपरकेलेमिया में देते हैं टू एवर्ट मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। मायोकार्डियल मसल जो हमारे हार्ट में होता है उसके एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया के मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो सबसे लास्ट का रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका पोटेशियम से कोई रिलेशन नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह तो अल्केलाइजर है, तो यह तो हम एसिडोसिस में यूज़ करते हैं, इसका तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड कह रहा है, एक तो पहले से हाइपरकेलेमिया और पोटेशियम क्लोराइड देंगे तो और सीवियर हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है हाइपरकेलेमिया में। पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है हाइपरकेलेमिया में। तो ये ऑप्शन जो है इंसुलिन विथ ग्लूकोज, बिल्कुल सही जवाब, इंसुलिन विथ ग्लूकोज। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का हम लोग मेन रूप से काम यही जानते हैं, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और ग्लूकोज का जो लेवल होता है वह कम करता है, मेंटेन करता है। लेकिन इंसुलिन का एक दूसरा काम है,
हमारे ब्लड में जो पोटेशियम है ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसे ICF में भेजता है, मीन्स सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंसुलिन का काम है पोटेशियम को ECF टू ECF में ट्रांसफ़र करना, ECF टू पोटेशियम को ECF टू ICF में ट्रांसफ़र करना। तो जब हम लोग उसे इंसुलिन देंगे, जो हमारे ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा है, हाइपरकैलेमिया है, उस पोटेशियम को यह अथी में ICF सेल के अंदर भेज देगा और हमारे ब्लड में नॉर्मल पोटेशियम हो जाएगा। और विथ ग्लूकोज का रहा है, ग्लूकोज इसलिए देते हैं कि अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। उसी को ट्रीट करने के लिए हम लोग उसके साथ में ग्लूकोज देते हैं। 25% जो हमारा रहता है, 25% डेक्सट्रोज जो 100 ml का रहता है, उसमें 8 to 10 यूनिट इंसुलिन डाल करके हम लोग इन्फ्यूज करते हैं हाइपरकैलेमिया को ट्रीटमेंट में। यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हाइपरकैलेमिया का ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन विद ग्लूकोज है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और इंसुलिन विद ग्लूकोज ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक ना। हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देते हैं ताकि ECF टू ICF सेल में सारा पोटेशियम को भेज दे, और ग्लूकोज देते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया को ना हो और ग्लूकोज को मेंटेन करके रखे। देखिए रेशनल कह रहा है हाइपरटोनिक ग्लूकोज विथ रेगुलर इंसुलिन, हाइपरटोनिक ग्लूकोज विथ रेगुलर इंसुलिन मीन्स 25% ग्लूकोज विथ रेगुलर इंसुलिन मीन्स 8 से 10 यूनिट इंसुलिन यूजेज इनटू हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में यूज करते हैं टू मूव एक्सेस पोटेशियम फ्रॉम ECF टू ICF। एक्सेस पोटेशियम मूव फ्रॉम, एक्सेस पोटेशियम जो है उसे मूव करवाता है ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनटू सेल में। सो इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज पोटेशियम इनटू ECF। इसके रिजल्ट में हम लोग ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम देखने को मिलता है, नॉर्मल देखने को मिलता है। काउजेज हाइपोकैलेमिया, अगर ज़्यादा इंसुलिन दे देंगे तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक आज हम लोग पहुँच गए हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू सेल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंसुलिन के हेल्प से सेल के अंदर जाता है, मूव इनटू सेल, सेल के अंदर जाता है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा इंसुलिन के द्वारा सेल के अंदर मूव होता है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, इसमें क्लोराइड का रहा है तो ये तो नहीं होता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट यह सब तो गलत हो जाएगा, पोटेशियम सही हो जाएगा। पोटेशियम को हमारा इंसुलिन ECF टू ICF में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है इंसुलिन 10 यूनिट इन 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज। हमने 25% कहा, वो भी हॉस्पिटल में ज़्यादातर वही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 50 ml ऑफ, तो बात तो नॉर्मल ही हो गया। 100 ml 25% डेक्सट्रोज जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज करा इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर टू रिवर्स 10 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज। 50% डेक्सट्रोज जो होता है उसमें 10 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन डाल करके कह रहा है कि पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर टू रिवर्स, वह पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर में है। पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर, जब वह पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर में है तो पोटेशियम तो बाहर जाएगा नहीं, तो हमारे बॉडी में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। उसे ट्रीट करने के लिए 10 यूनिट इंसुलिन विथ 50 ml डेक्सट्रोज 50% डेक्सट्रोज में डाल करके बॉडी में इन्फ्यूज करवाते हैं ताकि हमारा पोटेशियम ECF ब्लड से हमारे सेल के अंदर चल जाए। तो पूछ रहा है इसमें से किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यह हम देते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया का रहा है तो गलत हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया में करेंगे तो और सीवियर हाइपोकैलेमिया देखने में ये भी गलत हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में अगर करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया में हम लोग केवल और केवल इंसुलिन इन्फ्यूज करते हैं, ना कि फिर जब इंसुलिन और डेक्सट्रोज देंगे तो बात तो बराबर ही हो जाएगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया में तो यह तो गलत हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया में करते हैं, हाइपरकैलेमिया में करते हैं ताकि जो हमारा
पोटेशियम है वह ECF टू ICF में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन इज। जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है कॉमन इन पेशेंट ऑन, जो पेशेंट इंसुलिन इन्फ्यूजन पे पेशेंट है हमारा, जब हमें हाइपरग्लाइसेमिया, क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया ICU में पेशेंट रहता है तो हम उसे इंसुलिन का इन्फ्यूजन लगा देते हैं। नॉर्मल तो हमारा 3 टाइम 4 टाइम इंसुलिन लेता है पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट, लेकिन जब हाइपरग्लाइसेमिया, क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया ICU में पेशेंट रहता है तो उसमें हम लोग इन्फ्यूजन, रेगुलर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चला देते हैं इंफ्यूजन पंप के द्वारा, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप के द्वारा। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर इन इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन, इंसुलिन इन्फ्यूजन पे जो पेशेंट है उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जब इंसुलिन हमारे बॉडी में जा रहा है तो वह पोटेशियम को ECF टू ECF में भेजेगा तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसका आंसर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन, उसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब सोडियम बैलेंस इम्बैलेंस का क्वेश्चन आ गया है, सोडियम एब्नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आ गया है। सोडियम जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है विथ सीरम सोडियम लेस देन 115 MEQ पर लीटर। ये बहुत ही कम है क्योंकि सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से 145 MEQ पर लीटर था, लेकिन यहाँ पे 115 कह रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 115 का रहा है। क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, इनमें से सभी क्लिनिकल फीचर्स इसका है, ये चारों ऑप्शन में क्लिनिकल फीचर्स इसका है, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब हमारे बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड का ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगा। जब ब्लड का ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगा तो हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स से जितना भी फ्लूइड था, ब्लड फ्लूइड था, वह बाहर आने लगेगा, वेसल से बाहर आने लगेगा, जिसके कारण स्वेलिंग देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा, ठीक ना। और वही जो हमारा फ्लूइड रहता है वहाँ हमारे ब्रेन में चल जाता है और ब्रेन में स्वेलिंग देखने को मिलता है, जिसके कारण से सीजर्स देखने को मिलता है, लेथार्जी देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। अगर हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाए तो सीजर देखने को मिलेगा, ठीक ना। और वह हमारा ICP को बढ़ा देगा, ठीक ना। जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है, CSF जो होता है, ठीक ना, CSF में हमारा जो फ्लूइड रहता है वह CSF में चला जाएगा और ICP बढ़ जाएगा, जिसके कारण से सीजर्स देखने को मिलेगा, लेथार्जी देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक ना। लेथार्जी देखने को मिलेगा, सीजर्स देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को, सब एरेक्नोइड हेमरेज का रहा है। D नंबर जो है सब एरेक्नोइड हेमरेज का रहा है। तो सोडियम के कम होने से हेमरेज का कोई रिलेशन है नहीं, उससे हेमरेज ना होकर के स्वेलिंग होगा, ठीक ना, हेमरेज नहीं होता है, ठीक ना। तो उसमें हमें सब एरेक्नोइड हेमरेज का कोई रिलेशन ही नहीं है, हेमरेज नहीं देखने को मिलेगा। जब हमारा सोडियम कम हो जाएगा तो ब्लड का ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगा और वह जो ब्लड में जो फ्लूइड रहेगा हमारे ECF में वह वेसल से बाहर आ जाएगा, CSF में चला जाएगा, ब्लड हमारे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अगर हमारे CSF में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन का एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक ना, जिसके कारण से सीजर, ब्रेन के एडिमा के कारण से सीजर देखने को मिलेगा, लेथार्जी देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब गलत, ऑप्शन गलत है, लेकिन यह सब जो हाइपोनेट्रीमिया का जो साइन है ये सब होगा, लेकिन यह ऑप्शन सब गलत है और यह आंसर सही है। सफेद हेमरेज नहीं देखने को मिलेगा। इसका रेशनल कह रहा है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया और पर्सनैलिटी में चेंज देखने को मिलेगा। हेडेक रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, सीजर रहेगा, कोमा रहेगा, डिजीनेस रहेगा, मतलब पूरा धुंधलापन रहेगा, लेथार्जी रहेगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी रहेगा, हाइपर एक्टिव बोवेल साउंड रहेगा, डायरिया रहेगा, स्केलेटन रहेगा, मसल वीकनेस रहेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक ना। हमारा हाइपोकैलेमिया में ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा। हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्किन रहता है वो सूखा हुआ देखने को मिलेगा, उसमें हमें ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है
ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ रीनल डिजीज, एक चाइल्ड जो है रीनल डिजीज का पेशेंट है जिसके कारण से सोडियम पोटेशियम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं जाएगा। एंड इज एनालाइजिंग द चाइल्ड लेबोरेटरी रिजल्ट, जब उसके लेबोरेटरी रिजल्ट का चेक किया जाता है, नर्स नोट्स ए सोडियम लेवल 148, उसमें सोडियम लेवल 148 रहता है जो कि ज़्यादा है, हाइपरनेट्रेमिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग व्हिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट द चाइल्ड, उस फाइंडिंग को देख करके नर्स जो है कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम उस चाइल्ड में देखेगी, कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। हाइपोकेलेमिया में हाइपोनेट्रीमिया में हमारा जो सोडियम है वह कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा ब्रेन का जो फंक्शन होता है वह कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए लेथार्जी देखने को मिलेगा, ठीक ना। उसमें हाइपोकेलेमिया में लेथार्जी देखने को मिलता है। कोल्ड एंड वेट स्किन देखने को मिलेगा, डायफ्रोसिस देखने को मिलेगा, यह सब हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में सोडियम कम है, ठीक ना, तो हमारे पसीना बाहर आएगा। सोडियम कम है, वाटर को पकड़ के सोडियम नहीं रख रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हाइपरकेलेमिया है, जब सोडियम ज़्यादा रहेगा तो वह वाटर को रिटेन करके रखेगा, पकड़ करके रखेगा और वह वाटर को बाहर नहीं आने देगा। पसीना भी नहीं देखने को मिलेगा हमारे अथी में, बॉडी में, वह पूरे वाटर को हमारे बॉडी के अंदर ही रिटेन करके कस के पकड़ कर रखता है, स्वेलिंग भी नहीं होने को देगा। सोडियम ज़्यादा है और वाटर पूरा रिटेन करके रखे हुए, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ड्राई देखने को मिलेगा, क्यों पसीना उसीना तो चल रहा नहीं है। यहाँ भी हमने आपको बताया ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने का मतलब ये नहीं है कि पसीना तो चलेगा लेकिन ड्राई रहेगा, वह पूरा एकदम, जब हम उसके टर्गर को चेक करेंगे तो वो बहुत ही कम रहेगा। तो ड्राई कोल्ड और वेट स्किन नहीं देखने को मिलेगा, लेथार्जी नहीं देखने को मिलेगा, डायफ्रोसिस तो बिल्कुल भी, डायफ्रोसिस में पसीना चलना यह तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ड्राई स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहा है, बिल्कुल सही। ड्राई सूखा हुआ देखने को मिलेगा, स्टिकी चिपचिपा सा देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, ड्राई एंड फ्लश्ड स्किन। फ्लश्ड स्किन मीन्स रेडनेस देखने को मिलेगा स्किन पे। डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। ऑर्थोस्टेटिक डिजीनेस देखने को मिलेगा, यह आपका हाइपोनेट्रीमिया में भी देखने को मिलेगा और हाइपरनेट्रीमिया में भी देखने को मिलेगा। थर्स्ट देखने को मिलेगा, थका हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ भी लेथार्जी देखने को मिल रहा था, ये दोनों में देखने को मिलेगा। यह सब चीज़ कॉमन हो रहता है हाइपो में और हाइपर में। अल्टर मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, सामयिक वह टाइम का कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। अल्टर मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर ड्राई स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। जब हम टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, कौन सा, जब हम लोग रैपिड करेक्शन, हाइपरनेट्रीमिया एक पेशेंट है वह हाइपरनेट्रीमिया में है जिसमें कि सोडियम जो है हमारा ज़्यादा है, तो उसे रैपिड करेक्शन कर रहे हैं, अचानक से उसके बॉडी में सोडियम का हम लोग डिप्लेशन करवा रहे हैं, सोडियम कम करवा रहे हैं, तो जिसके कारण से हमें कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जब अचानक से हमारे बॉडी में सोडियम कम हो देखने को मिलेगा तो हमारा ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो जाएगा, ठीक ना। हमारे ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो जाएगा और वह हमारा जितना भी ब्लड होगा, ब्लड फ्लूइड होगा, वह सारा हमारे ब्रेन में जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि CSF का तो ICP उतना ही है, CSF का ऑस्मोलिटी तो उतना ही है, लेकिन ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो गया, इसलिए ऑस्मोसिस के द्वारा लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ्लूइड जाएगा, जिसके कारण से ब्रेन में हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए रीनल फेलियर का कोई रिलेशन नहीं है, अचानक से सोडियम को हम डिप्लेशन करवा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें रीनल फेलियर का क्या रिलेशन है। एरिथमिया हमको पोटेशियम में देखने को मिलता है, पहले ही हम जान चुके हैं एरिथमिया पोटेशियम में देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा हम लोग टू रैपिड इन्फ्यूजन जब करेंगे, फास्ट इन्फ्यूजन जब करेंगे, नॉर्मल सलाइन या फिर कोई भी इन्फ्यूजन, कोई भी फ्लूइड को रैपिड इन्फ्यूजन करेंगे तब हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। हाइपरवोलेमिया में पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। सेरिबुलर एडिमा हमें टू रैपिड
एक तो हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो गया था, और एक रेपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। रेपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया करने का मतलब हाइपोकेलेमिया ही है। रेपिड करेक्शन जब हाइपरनेट्रीमिया का करेंगे तो वो हाइपोकेलेमिया में जाएगा। जो हाइपोकेलेमिया में जाएगा तो ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो जाएगा और CSF का ज़्यादा रहेगा, तो वह उसे खींच लेगा। वह अपने अंदर ब्लड के का जो फ्लूइड है उसे वो अपने अंदर खींच लेगा और ICP ज़्यादा हो जाएगा और सेरिब्रल इडीमा देखने को मिलेगा। सेरिब्रल इडीमा देखने को मिलेगा मीन्स ब्रेन का स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इसका रेशनल कह रहा है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, रेपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया काउज डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, कह रहा है काउज डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड फास्टर देन CSF से ज़्यादा डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। सो फ्लूइड मूव फ्रॉम ब्लड टू CSF, ब्लड से CSF में हमारा फ्लूइड मूव कर जाएगा। व्हिच काउज सेरिब्रल इडिमा, जिसके कारण से सेरिब्रल इडिमा देखने को मिलेगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कैल्शियम एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। एक ये क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, ठीक ना, कि कह रहा है इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया। इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग का इंटरवेंशन क्या होगा, केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया, जो क्लाइंट जो है वह हाइपोनेट्रीमिया में है। अगर हाइपोनेट्रीमिया में है तो उसमें कौन सा केयरिंग करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया में है तो उसमें कौन सा करेक्शन करेंगे, कौन सा इंटरवेंशन करेंगे। सबसे पहला कह रहा है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का तो कोई अथी नहीं है, हाइपोनेट्रीमिया है तो, और तो हमारा जो वाटर है वो बाहर आ रहा है, जिसके कारण से हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट तो कर ही नहीं सकते, फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें फ्लूइड एडवाइस करेंगे, ठीक ना। एडमिनिस्टर पोटेशियम एज ऑर्डर बाय फिजिशियन, कह रहा है पोटेशियम को एडमिनिस्टर करेंगे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जब हाइपोनेट्रीमिया है तो पोटेशियम को क्यों हम पोटेशियम एडमिनिस्टर करेंगे। प्रोवाइड NG फीड, ठीक ना। NG फीड का देने का क्या ज़रूरत है, जब हाइपोनेट्रीमिया है तो वो तो खुद से पानी पी ही सकता है, ज़रूरी क्या है हमें NG फीड करवाने का। तो यह भी गलत हो जाएगा। कह रहा है प्रोवाइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा NS और RL आता है, जिसमें कि सोडियम भी प्रेजेंट रहता है, जो हमारे हाइपोनेट्रीमिया को भी ट्रीट करेगा और हमारे बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस भी करेगा, ठीक ना। हमारे बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस भी करेगा, तो प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन हो जाएगा। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका रेशनल देख लें तो एडमिनिस्टर NS एन आइसोटोनिक टू रिप्लेस सोडियम एलोंग विद फ्लूइड डेफिसिट, सोडियम को भी रिप्लेस करेगा और फ्लूइड डेफिसिट को भी मैनेज करेगा। अब आगे का जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कैल्शियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम्स भी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब का एबनॉर्मलिटी का क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे हम इसी तरह से आपको डेली एक लेक्चर आपको अपलोड करेंगे और आप लोग ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है, जिससे हमें और मेहनत करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।